का निजाम 2008 में नहीं लाने दिया मतलब गया। है कि एक एनआरओ के जरिए एक अरेंजमेंट कौम पर मुसल्लत की गई। ऐसे साहब इसका मतलब है कि जमहूरियत को बर्खास्त करना चाहिए। नबील कबूल साहब, बड़े देर के बाद आपकी जमहूरियत को बर्खास्त करना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जमहूरियत को बर्खास्त करना। इसका मतलब ये है कि अगर एक हुकूमत नाअहल है, अगर एक हुकूमत अवाम की तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतर रही, तो उसको जमहूरी तरीके से उसका इलाज करें, बजाय इसके कि गैर जमहूरी तरीके से उसको फिर मजलूम बनने का मौका दें। क्या आप भी बू सूंघ रहे हैं आदम बो की? नहीं अस्मा, मैं समझता हूँ कि देखें ये 96 का दौर नहीं है, 1990 का दौर नहीं है, मीडिया का दौर है। और मैं समझता हूँ कि ये जो रूमर्स मिल जिस तरीके से बहुत एक्टिव पाकिस्तान में हमें नज़र आता है, वो यही वजह है कि हम इस तरह की बातें करते हैं तो लोग जो है वो 2 का 2 4 लगा देते हैं आगे उस पर। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि गैर आइनी इक़दाम, ना मैं समझता हूँ कि कोई गैर आइनी इक़दाम के बारे में सोच भी रहा है, ना मैं इस बात को, जिस तरह मीर साहब ने ख़ुद कहा कि प्रेसिडेंट साहब माशाल्लाह अच्छे सेहत, उनकी सेहत अच्छी है और वो बहुत जल्द आने वाले हैं। आपसे भी बात हुई है? मेरी उनके साथ कांटेक्ट है, मेरे बिलावल चेयरमैन साहब से भी कांटेक्ट है, मैं पार्टी के, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आई मीन वो एक जेन्युइनली अपने इलाज के लिए गए हैं, 2-4 दिन के लिए गए हैं, वापस आ जाएंगे। इसका फ़ायदा मैं समझता हूँ जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने, ओपोनेंट्स सियासी मुखालफिन, उन्होंने जितने भी हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे तो कह रही है कि हम रूमर्स मिल की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने ये फैलाई कि जी प्रेसिडेंट साहब गए हैं वापस नहीं। अब बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल थ्रेट है उसके हवाले से तो कोई बात नहीं कर रहा है कि ये भी मैं कहूँगा जो मेमो जो स्कैंडल है वो भी एक कॉन्स्पिरेसी, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट और अगेंस्ट दी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फिर तो अफवाह ना हुई, नहीं तो खबर हुई। नहीं, आप बात कर रहे हैं दो अलग चीज़ों, एक मेमो की आप बात कर रहे हैं और एक प्रेसिडेंट साहब के जाने की बात कर रहे हैं। और खुदा ना खासा जो आप कह रहे हैं कि उनके साथ जो हुआ है और वो जिस तरह के लोग बातें कर रहे हैं और वो वापस आएंगे नहीं आएंगे, वो आप देखेंगे कि विदिन 48 आवर्स वो आएंगे और वापस आकर अपनी कुर्सी संभालेंगे जल्दी इंशाल्लाह। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इस वक्त सूरत हाल जिस तरीके जो सिचुएशन जो बता रहे हैं आप, यही बातें होती रहेंगी और इलेक्शन अनाउंस हो जाएगा अगले साल और अगले साल के एंड में इलेक्शन के जलसे होंगे। मैं समझता हूं कि ये जो जितने जलसे हम कर रहे हैं और जिस तरह की हम बातें कर रहे हैं, ये मुझे याद है कि जब इनकी गवर्नमेंट थी 1996 में, उस वक्त मीडिया का दौर नहीं था, एंड ऑफ 1996, वहाँ एक गैर मुल्की एम्बेसडर के रिहायशगाह में मैं वहाँ पर मौजूद था, वहाँ पर इस तरह की बातें हो रही थी। अभी भी हो रही हैं, अभी भी बहुत सारे एम्बेसडर्स से बात अभी भी हो रही हैं, लेकिन एम्बेसडर्स के उस डिनर में जो चंद सियासी हमारे दोस्त थे वो जो जिस तरह की बातें कर रहे थे, वो आज बातें हम बैठ के ओपनली मीडिया में करते हैं जो पब्लिक तक अफवाह की सूरत में चली जाती है कि जी खुदा ना खासा ये हो रहा है वो हो रहा है। और मैं समझता हूँ हम अपने अस्करी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं हम उसको भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं अगर इस तरह की हम बात करते हैं कि गैर आईनी इक़दाम। मतलब ये पहली बार हो रहा है कि वहां से कोई तरदीद नहीं आई कि इररिलेवेंट बात है, हमारे खिलाफ बात ये इररिलेवेंट बात है। वो क्यों तरदीद करें जब एक ऐसी बात, मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी आज़ाद है, वो स्टैंप कभी नहीं करेगी गैर आईनी इक़दाम को, वो कभी नहीं कहेगी पिछले अदवारों की तरह कि जी बिल्कुल सही हुआ जो हुआ। तो ये सारी चीजें अब वो दौर नहीं है। अगर खुद बुला ले, अब ये एक अलग बहस है, लेकिन आसमा ये कि अगर आप अमल दरामद नहीं करेंगे, अफवाहों का सोर्स क्या है? मैं तो समझता हूँ कि अफवाहों का सबसे बड़ा सोर्स ना मीडिया है ना मुखालिफ है, हुकूमत खुद है। जी हाँ। आप जरा जरदारी साहब के वतन जाने के बाद हुकूमत के अपने जो तर्जुमान हैं, हुकूमत के जो अपने वजीर हैं, 2 वजीरों के बयान नहीं मिलते। कोई कह रहा नहीं जी वो तो बस नॉर्मल ट्रिप पे गए हैं, बच्चों को मिलने गए हैं, बच्चे जबकि उधर कोई भी नहीं थे। कोई कह रहा नहीं जी वो तो नॉर्मल अपने मेडिकल चेकअप पर गए हैं। किसी ने कहा नहीं जी उन्हें हार्ट का माइल्ड अटैक हो गया है, किसी ने कहा नहीं जी उनको कुछ और बुखलाहट थी वहां। हुकूमत के जो अपने 5-6 तरह के मौक़िफ़ आए, अगर ये शफाफ तरीके से कौम को हकीकत बता देते, शायद ये अफवाहें पैदा ना होती। अफवाहें तभी पैदा होती हैं कि जब आप मुख्तलिफ अंदाज से एक ही हुकूमत के 4 लोग 4 मुख्तलिफ बातें करेंगे तो लोग फिर स्पेकुलेट जरूर करेंगे कि दाल में कुछ काला। अफवाहें देखें, अफवाहें तो दाल में कुछ काला नहीं, कुछ काला नहीं है। मैं समझता अफवाहें मैंने इस पिछले 2 साल में मैं समझता हूँ 25 दफ़ा ये अफवाह आई है, मुझे मीडिया से भी फ़ोन आया, इंटेलिजेंस के कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ है।
25 दफा ये भी अफवाह हैं जी, खुदा न खास्ता मौलाना शाह, मौलाना हमारे फजल रहमान साहब पे खुदा न खास्ता हमला हुआ है। हाँ। इस तरह के रूमर्स फैलाए जाते हैं। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेनी है। अगर गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था तो मीर साहब से क्या बात की और जरदारी साहब ने किन दुश्मनों की बात की, कौन से अशार पढ़े और उन अशार के जरिए से क्या मैसेज दिया, ये बहुत अहम सवाल है और बहुत दिलचस्प भी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं वक्त ज़ाया किए बगैर मीर साहब के पास जाऊंगी। मीर साहब, आज जो आपकी मुलाकात हुई उसमें बड़े अशार की बात हुई और प्रेशर्स की बात हुई। थोड़ा सा बताएंगे कि क्या अशार पढ़े, किधर इशारा था, किधर किनाया था, रदीफ और काफिया क्या था? आसमा, दरअसल जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक प्राइवेट टेलीफोन कॉल थी। सारी बातें तो मैं अब आपको नहीं बता सकता, और बहुत सी जो पिछली हमारी गुफ्तगू हो रही थी, बातें हो रही थी, नरम गरम सरद गरम बातें हैं। आपको पता है कि वो बहुत खुल के बात करते हैं और उनके साथ गरम गरम गुफ्तगू भी होती है, तो ये उसका तसलसल था और बहुत सी गरम बातें भी हुई इस गुफ्तगू में। उन्होंने बहुत से अशार भी पढ़े और मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो बहुत रवानी के साथ अशार पढ़ रहे थे। एक शेर उन्होंने पढ़ा, मेरी दास्तान हसरत वो सुना सुना के रोए, मेरे आजमाने वाले मुझे आजमा के रोए। तो मैंने कहा ये किसको आजमाया जा रहा है? तो फिर उन्होंने एक और शेर पढ़ दिया। तो शेर बहुत ज़्यादा पढ़े हैं। वो शेर था, सफ़े दुश्मना को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। तो मैंने कहा अच्छा। सफ़े दुश्मना कौन सी है जी? तो सफ़े दुश्मना उन्होंने कहा कि आपको अच्छी तरह पता है कि सफ़े दुश्मना कौन सी है। मैंने कहा जी कौन सी है सफ़े दुश्मना? तो अब जारी बात है, वो दुबई में अगर बिस्तरे अदालत से मुझे फ़ोन करें तो मैं उनके साथ वहाँ कैपिटल टॉक तो नहीं कर सकता, लेकिन उनके साथ जो गुफ्तगू थी वो इतनी रवानी से अशार पढ़ रहे थे और जुमलेबाजी भी कर रहे थे कि मुझे शक पड़ा कि क्या वाकई ये बीमार हैं या नहीं है। फिर मैंने जब टेलीफोन कॉल ख़त्म होगी तो बाद में दोबारा मैंने फिर चेक किया कि वाकई यार ये वो अस्पताल में ही है कि घर तो नहीं चले गए, लेकिन मुझे पता चला कि वो अस्पताल में ही है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेमो स्कैंडल के हवाले से बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जी जरदारी साहब पे बहुत दबाव है, मेमो स्कैंडल का बहुत दबाव है। ये जब उनके साथ मेमो स्कैंडल की गुफ्तगू होती है या बात होती है या हम सवाल करते हैं अपनी तरफ से, हम बहुत एक खौफनाक सवाल कर रहे होते हैं, वो आगे से हंसना शुरू कर देते हैं। और उनका ये कहना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप किया है, इसका उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जब इंक्वायरी होगी तो उसमें पता चलेगा कि ये मंसूर एजाज वो आदमी है जिसने कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के पास लंदन जाके उनको ऑफ़र की थी कि अगर आप आसिफ जरदारी को तलाक दे दें तो आपको पाकिस्तान का दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है। और अच्छा। इसके बहुत से गवाह मौजूद हैं आसिफ जरदारी साहब के पास, और उनका एक ख्याल है कि अल्टीमेटली इसका मुझे बहुत फायदा होगा मंसूर एजाज केस का। ठीक। तीसरी बात यह है कि जिस तरफ हम नहीं जा रहे वो ये है कि दबाव सिर्फ अंदर से नहीं है। हो ये एहसन इकबाल साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि हुकूमत जो है उसने बहुत सी ऐसी गलतियां की हैं जिसकी वजह से कि उसने अपने लिए मसाइल खड़े किए हैं और वो दबाव का शिकार नजर आती है। लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के साथ है, जैसा कि आपने नेटो की सप्लाई लाइन बंद की है, आपने शमसी एयरबेस खाली कराने के लिए कहा है। इसके अंदर मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े-बड़े यही बात गबोल साहब ने की है कि इंटरनेशनल एलिमेंट्स इसके अंदर शामिल हो गए हैं और ये कॉन्स्पिरेसी जो है इंटरनेशनल लेवल की है। ये कॉन्स्पिरेसी देखें, इसमें कुछ पंडोरा बॉक्सेस मेरा ख्याल है खुलने वाले हैं और कौम को ये पता चलेगा कि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो जरदारी साहब को जाके जनरल कियानी के बारे में क्या कहते थे और जनरल कियानी को जरदारी साहब के बारे में क्या कहते थे, और ये पता चलेगा। मीर साहब गबोल साहब भी कुछ बताना चाह रहे हैं जरा। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये क्रेडिट भी तो कौम को आप लोगों को देना चाहिए कि बॉन कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि पहले कोई ऐसा हुक्मरान था जिसने इतना बड़ा स्टैंड लिया और उन्होंने कहा कि जी हम नहीं अटेंड करते। हमारी गवर्नमेंट ने ये स्टैंड लिया, नेटो के अटैक के बाद हमारी गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया, नेटो सप्लाईज बंद हो गए।
तो ये लिंक होता है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, हामिद मीर सही कह रहे हैं, ये लिंक होता है इंटरनेशनल। मैं जरा अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी बहुत सी बातें जो हैं वो इस हुकूमत को चाहिए कि वो खुल के बयान कर दे ताकि कौम को पता चले, बजाय कि हम बोन जाएं हमें वहां से पता चले, हम तेहरान जाएं हमें वहां से पता चले, हम वाशिंगटन जाएं हमें वहां से पता चले। आप लोग खुद ही बता दें कि आपका इस वक्त जो असल हमारी हुकूमत का फटा जो अमेरिका के साथ है वो कोई ये नेटो की सप्लाई लाइन वाला मामला जो है ये बहुत बाद में आता है। असल फटा ये है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से ये डिमांड कर रहा है कि फौजी अड्डे दें हमें ईरान के खिलाफ। वो ईरान को घेरा डालना चाहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान ने जो पिछले दिनों एक कोशिश की है ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने की, उस पर भी अमेरिकन बहुत हमसे सीख पाए। तो ये बहुत से मामलात हैं, इसमें यकीनन अंदरूनी मामलात भी हैं, लेकिन जो कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं वो जो गेम कर रहे हैं उसको भी हमें समझने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अहम बात की आपने। शफकत महमूद साहब के पास जाते हो। शफकत साहब, ये बात जो मीर साहब ने की है, क्योंकि वो बॉन्ड कॉन्फ्रेंस अटेंड भी करके आए हैं, क्या आपको लगता है कि इसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हैं, और अगर हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लोकल प्लेयर्स भी तो इसके अंदर काम कर रहे होंगे ना? जी आसमा, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, एक पहले बात की गई तो मैं उसके ऊपर कुछ कहना चाहता हूं कि देखें, एक तरफ तो हम एक इंतशार की बात करते हैं, कौमी इदारों पे हमले की बात करते हैं, ये कहते हैं कि गैर आईनी इक़दाम और इन चीज़ों के बारे में ज़िक्र करते हैं, और साथ साथ हम फ़ौज को सियासत में घसीटते हैं और कहते हैं कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके जी उसको इस पार्टी की सपोर्ट है, इस पार्टी को सपोर्ट कर रही है। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि जहाँ तक तहरीक इंसाफ है, किसी ने कहा जी जलसों में उनको सपोर्ट, अगर देखें बात यह है कि अगर 5 लाख आदमी लाहौर में इमरान खान के जलसे अटेंड करता है तो उनको कोई एजेंसी तो घरों से निकाल के नहीं आई, या अगर वो घोटकी में या कराची में करेंगे तो क्या वहाँ पे कोई ऐसा ही के लोग जाके उनको निकाल के ला रहे हैं? तो इसलिए ये बातें करने उनकी तरफ नहीं, उन लोगों की तरफ जरूर है जो कि पहले एजेंसियों के साथ रहे हैं और अब मुख्तलिफ पार्टियों से निकल कर आपकी पार्टी के अंदर आ रहे हैं। नहीं, मैंने देखे एजेंसियों के साथ रहे हैं, आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता कौन रहा है एजेंसियों के साथ, ज़रा मुझे बता दीजिएगा उसके बारे में अगर आपका किसकी तरफ इशारा है। लेकिन मैं अब आपने जो बात की इंटरनेशनल कंस्पिरेसी की, देखें बात ये है कि, और ये मैं तज्जिया के तौर पे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारी आलमी ताकतें हैं वो कई चीज़ों को पसंद नहीं करती। उसमें आपका जो एटमी प्रोग्राम है उसको पसंद नहीं करती। रोज़ अमेरिका में ख़बर आ जाती है कि आपका एटमी प्रोग्राम जो है वो ख़तरे में है। आज भी बल्कि उनके कुछ जो रिपब्लिकन डिबेट हुई है उसमें उनके जो उम्मीदवार हैं उन्होंने इस किस्म की बातें की हैं कि जी पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खतरे में, तो ये एक हवा क्रिएट किया जाता है। ये हवा तो उसके अलावा उनकी ख्वाहिश ये भी होगी कि पाकिस्तान का इंतशार हो, प्रोग्राम गैर महफूज आसमां में। शफकत साहब, मीर साहब की आवाज़ आपको आई है कि ये तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है, और जो एजेंसियों की बात कर रहे थे कि आपके लोग नहीं हैं, तो बहुत सारे बयान तो उधर भी इशारा कर रहे हैं ना, तो आपका उसके बारे में क्या चीज़? नहीं, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। क्या शाह महमूद कुरैशी जी कुरैशी साहब ने ये कहा, जलसे में खुदा की कसम खा के कहा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज हाथों में है। तो ये तो आप अमेरिका का जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ, आप उसको तक़वीयत दे रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि शाह महमूद साहब ने उसकी वजाहत कर दी है कि उनका खुदा की कसम खा के वजाहत कर दी उन्होंने। क्या बात है जी। जी उन्होंने आज भी, बल्कि एक प्रोग्राम में मैं देख रहा था कि उन्होंने दोबारा इस चीज़ की वजाहत की है कि वो असल में वो कहना क्या चाह रहे थे। वो यही कह रहे थे कि अगर हुकूमत जो है वो सही गवर्नेंस नहीं करेगी, मुल्क में उसके खिलाफ एक गम और गुस्से का इजहार होगा, अगर जो न्यूक्स जो है वो हमारे गैर महफूज नहीं, तो फिर एक इंतशार होगा ना मुल्क में। जब उस मुल्क में इंतशार होगा तो होगा। लेकिन बहरहाल ये शाह महमूद साहब उसकी मजीद वजाहत कह रहे हैं कि हम करेंगे, तो 25 को वो करेंगे। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ। अच्छा, ये नबील सर, मैं आई एम सॉरी, आपकी अगले पॉइंट तक जाने से पहले नबील गबोल साहब भी आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी देखें, सबसे पहले फिर अगेन ये जो बातें हम करते हैं लोगों को गलत इंप्रेशन जाता है, फिर रूमर्स में फैल जाता है। मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। टारगेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। जो बात है मेमो, अगर कहते भी हैं कि मेमो सच है, मेमो के ऊपर जो एलिगेशंस लगी हैं गवर्नमेंट के ऊपर, तो जिम्मेदार तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा है कि ठीक है बात निकलती है, मेरे ऊपर बात आएगी। एम्बेसडर भी मैंने अपॉइंट किया है, ठीक है जी। एक सिर्फ टारगेट अगर प्रेसिडेंट को किया जाता है, और हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त भी यही कहते हैं, हमारे मुस्लिम लीग नून के भी दोस्त यही कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो, मतलब बातें सब प्रेसिडेंट साहब के इर्द गिर्द घूम रहे, लेकिन प्रेसिडेंट साहब किस खाते में आ रहे हैं? ठीक है, ये बता दीजिए सर कि ये जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की भी आप भी बात कर रहे हैं, इसमें प्रेसिडेंट कहाँ फिट होते हैं? मीर साहब ने तो खुल के बयान कर दिया कि ईरान को अड्डे देने की बात है जिसके ऊपर वो डट गए हैं, इसकी वजह से ये मामला हो रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं?
नहीं, मेरे पास इस चीज़ की इतला नहीं है, लेकिन मैं तो आपको एक अमूमी सूरत हाल बता रहा हूँ। और अमूमी सूरत हाल ये है कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, बल्कि कई सालों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा वेस्ट में हो रहा है। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको टारगेट किया जा रहा है।